अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आपको याद होगा कल के प्रोग्राम में हमने बात की थी इस्लामोफोबिया के हवाले से और ख़ास तौर पर रूस के हवाले से भी हमने बात की थी, जहां हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी ख़बरें सामने आती रहती हैं जहां कहीं ना कहीं पता चलता है कि रूस में भी अब बहुत सारे मामलात जो हैं इस्लामोफोबिया को लेकर वो उभरने लगे हैं। लेकिन आज हमने देखा है कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ रूस से उठने वाली एक आवाज़ सामने आई है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की ये आवाज़ है, जिनका कहना है कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी इजहार राय की आज़ादी नहीं है। ऐसा करना मुसलमानों के जज्बात की तौहीन और मजहबी आज़ादी के खिलाफ है। इजहार राय की आज़ादी के नाम पर ऐसे इकदाम इंतहा पसंदी को फ़रोग देने का बाइस बनते हैं। सदर पुतिन ने मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वजाहत भी की कि आज़ादी इजहार राय की हदूद होती हैं। इस बुनियाद पर दूसरों के मजहबी मामलात में दखल देने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। नाज़रीन, ये तो सभी जानते हैं कि रूस एक कसीरुल नस्री और कसीरुल एतकादी रियासत के तौर पर तैयार हुआ है। इस बारे में वहाँ के सदर ये कहते हैं कि हम एक दूसरे की रिवायात का एहतराम करने के आदी हैं, मगर कुछ दूसरे ममालिक इस चीज़ को पसे पुश्त डाल देते हैं। आज जब ये बयान सामने आया तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने व्लादिमीर पुतिन के इस बयान का खैर मकदम करते हुए कहा है कि रूसी सदर का बयान मेरे मौक़िफ़ की तायीद है कि शान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी आज़ादी राय नहीं है। इस्लामोफोबिया से मुकाबले के लिए मुस्लिम क़यादत को यह पैगाम दुनिया तक पहुँचाना होगा। और जहाँ मुस्लिम क़यादत की बात होती है, वहाँ जैसे रशिया जैसे मुल्क जब इसमें अपनी आवाज़ मिलाते हैं तो एक बहुत सहारा मिलता है, बहुत ढारस मिलती है इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ की जाने वाली इन कोशिशों को, जो बहुत सारी शख्सियात कर रही हैं, जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान की जानिब से हमें करते हुए दिखाई देते हैं। बहरहाल जी, जहाँ इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वहाँ बहुत सारे और मज़ाहिब भी हैं जिन्हें बहुत अलग अलग तरीक़ों से निशाना बनाया जाता है। हमें बात करनी है अभी जनूबी एशियाई मुल्क भारत की, जहाँ इंतहा पसंद हिंदू बेलगाम दिखाई देते हैं। मुसलमानों के साथ साथ मसीही भी उनके मजालिम का शिकार हैं। रवां साल 300 मसीहों पर हमले किए गए हैं। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश की रियासतों में मसीही बरादरी पर सबसे ज़्यादा मजालिम ढाए गए हैं। इंतहा पसंद हिंदुओं के जत्थों ने मुसलमानों, मसीही बरादरी, सिख कम्युनिटी का भारत में जीना दो भर कर रखा है और ये जत्थे अक़लियतों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। मसीही बरादरी से क्रिसमस की खुशियाँ भी छीनने की कोशिश की जा रही है। भारत में अक़लियतों को कब से निशाना बनाया जा रहा है और मसीही बरादरी के साथ ये सलूक कब से रवा रखा जा रहा है, ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में मौजूद हैं। आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे भी इसी पे बात करेंगे। भारतीय इंतहा पसंद हिंदू बेलगाम मुसलमानों के साथ मसीही सिख कम्युनिटी समेत दीगर अक़लियती भी मजालिम का शिकार हैं। बगल में छुरी दबाकर मुंह से राम राम करने वालों ने मुस्लिम, ईसाई और सिख मजाहिब को न तस्लीम किया है, बल्कि इन पर अरसा हयात तंग कर दिया है। 2014 में बनने वाली मोदी सरकार की हुकूमत संभालने के बाद तो भारत में हिंदू इंतहा पसंदी हर हद से गुजर चुकी है और वहाँ मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों और दलितों समेत कोई भी अक़लियत या कमजोर कम्युनिटी हिंदू इंतहा पसंदों के शर से महफूज नहीं है। अक़लियतों के खिलाफ कत्लो गारत समेत बदतरीन मजालिम का सिलसिला अब जारी है। मुसलमानों के बाद मसीही बरादरी भी एक बड़ी अक़लियत है जो हिंदुत्व दहशतगर्दी का ताज़ा तरीन शिकार बनी है। इबादत गाहों को मस्मार करना, जलाना, मजहबी किताबों की बेहुरमती और उन्हें जबरदस्ती हिंदू धर्म में शामिल करना जैसे वाक़यात आम हैं। इंसानी हुकूक के ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के पहले 9 माह के दौरान मसीहों पर हमलों की तादाद 300 थी, जिनमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश की रियासतों में मसीही बरादरी पर सबसे ज्यादा मजालिम ढाए गए। 28 नवंबर 2021 को दिल्ली के नए चर्च में पहली मजहबी रसूमात के दौरान दहशतगर्द हिंदू तंजीम ने धावा बोल दिया और चर्च में तोड़फोड़ की। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंतहा पसंद हिंदुओं ने गिरजा घरों पर धावा बोला और पादरियों पर तशद्दुद का निशाना बनाया। ईसाई बरादरी के स्कूलों पर हमला किया और उनके मजहबी लिटरेचर को नजर आतिश किया। भारत में हिंदू शिद्दत पसंदी का असल सबब मोदी सरकार की पुश्त बनाई है। कई बैनुल अक़वामी इदारे खुद भी इस सिलसिले में तहकीकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से भारत के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इंतहा पसंदों के हालिया हमलों के पेश नजर मसीही बरादरी के लिए क्रिसमस की खुशियां मनाना भी दुश्वार हो गया है। हिंदू कौम परस्त ग्रुप 1920 को वजूद में आया और भारत को हिंदू राष्ट्र या एक हिंदू कौम बनाने के अपने ख्वाब को बयान करना शुरू किया। आरएसएस को बड़े पैमाने पर मोदी की पार्टी का नजरियाती चश्मा समझा जाता है।
इंतहा पसंद उसी पर अमल पैरा हैं। अकलियतों के साथ नारवा सलूक पर अब अमरीका के कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारत को मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफवर्जियों पर रेड लिस्ट में डालने की सिफारिश की है। बिल्कुल जी, भारत को रेड लिस्ट में डालने की सिफारिश तो की जाती है मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से भी बहुत बार ऐसा कहा गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इस पर अमल दरामद नहीं किया जाता है। ये सिर्फ एक सिफारिश की हद तक रह जाता है, सिर्फ एक रिपोर्ट की हद तक जो है वो बातें रह जाती हैं। कहीं इस पर भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो होती दिखाई नहीं देती। इसकी वजह क्या है और ये जो सिलसिला मसीही बरादरी के खिलाफ जारी है ये आखिर थमेगा नहीं थमेगा, ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाबात जानने के लिए हमने राबिता किया है। जी, मेंबर हैं कौमी कमीशन बराए अक़लियत के डॉक्टर जयपाल छाबिया साहब, जो इस वक्त वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। डॉक्टर जयपाल साहब, गुड इवनिंग। थैंक यू, गुड इवनिंग। आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमा दीजिएगा, कल हम देखेंगे मसीही बरादरी दुनिया भर में अपना क्रिसमस का त्यौहार मना रही होगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि भारत के अंदर उनका ये इतना बड़ा त्यौहार मनाना जो है इसको भी मुश्किल कर दिया गया है, दो भर कर दिया गया है, कोशिशें की जा रही है, चाहे वो मसीही हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो कोई भी अक़लियत हो, वो भारत में अपने मजहबी रसूमात, चाहे वो कोई भी रस्म हो, कोई भी त्यौहार हो, उसको आज़ादी से ना मना सके। बिल्कुल, मैं आपसे बात से एग्री करता हूँ और रॉन्ग इज़ रॉन्ग सारी दुनिया में हमें बात करनी पड़ेगी, जो भी गलत है और सच बोलना पड़ेगा और हमें अपनी सफारतकारी भी मजबूत करनी पड़ेगी कि आखिर ये क्यों हिंदुस्तान पे रेड लिस्ट पे उनको क्यों नहीं डाला जाता। बाकी तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ कि अगर वहाँ क्रिश्चियनों को तंग किया जा रहा है, चर्चों पे अगर हमला किया जाता है या जो भी, तो इसको हम मज़म्मत करते हैं। मैं पाकिस्तान हिंदू फोरम का भी प्रेज़िडेंट हूँ, तो हम इसको गलत समझते हैं और बीजेपी गवर्नमेंट जब आई है, तो मज़हबी इंतहा पसंदी को उन्होंने बढ़ावा दिया है पूरे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में हमारे जब इमरान खान की हुकूमत आई है, तो उन्होंने कई स्टेप ऐसे उठाए हैं, जिसमें करतारपुर का है, कटास राज का मंदिर का वाक़या है या कई जो उन्होंने अक़लियतों के लिए इक़दामात उठाए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको हमें दोनों मुल्कों में बढ़ाना भी पड़ेगा और नफ़रतों को भी कम करना पड़ेगा और इसके साथ हम मज़म्मत करते हैं जो क्रिश्चियनों को अगर वहाँ आज मैं खुद कराची में जो बिशप हैं, एक प्रोटेस्टेंट के भी और कैथोलिक के दोनों से मिल के आया हूँ, कार्डिनल से मिल के आया हूँ, उनसे उनको मैं अपनी तरफ से केक लेके गया हूँ। तो ये मज़हबी रवादारी हम मुसलमानों के साथ भी ईद पे करते हैं, क्रिश्चियनों के साथ भी करते हैं और तमाम लोगों के साथ। तो मैं दो इस पे बिल्कुल मज़म्मत करता हूँ और आरएसएस जो है उन्होंने तो महात्मा गांधी को भी नहीं बख्शा, महात्मा गांधी का कत्ल में मुलवस हैं, ये मज़हबी इंतहा पसंदी है और महात्मा गांधी और जो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह थे, वो इतने अच्छे दोस्त थे, अपने एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे और महात्मा गांधी को कत्ल भी इसलिए हुआ था कि वो हमारी पाकिस्तान का हक दिलाने की कोशिश भी कर रहे थे और असल राइट वजह इज़ तो ये राइट आप वजह की फरमा बात रहे भी हैं कर डॉक्टर रहे साहब कि थे। असल वजह यही है कि वहाँ पर मजहबी इंतहा पसंदी जो है, ख़ास तौर पर जो आरएसएस का नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस नज़रिए के तहत जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे अब मुसलमानों का नमाज जुमा हो तो उनका घेरा तंग किया जाता है, नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त नहीं दी जाती है, मसीही इबादत गाहों का रुख ना करें, अगर वो करते हैं तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उनकी इबादत गाहों को जलाया जाता है, मसीही स्कूलों पर हमले किए जा रहे हैं, ये सारा आरएसएस नज़रिए के तहत ही हो रहा है ना। लेकिन ये वाक़यात तो चले बहुत पहले से चले आ रहे थे। आपको नहीं लगता कि जब से मोदी सरकार आई है, कुछ ज़्यादा आशीर्वाद ऐसे लोगों को मिल गई है, इस तरह के वाक़यात जो हैं उनमें एकदम से बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया? बिल्कुल, आपकी बात सही है क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के दौर में ही मज़हबी इंतहा पसंदी बढ़ी है, कांग्रेस के ज़माने में नहीं थी और आरएसएस उनकी सपोर्टर है और हमें भी अपनी पॉलिसी पे एक उनको देखना पड़ेगा कि मैंने तो मुतालबा किया था अपनी कमीशन के मीटिंग में भी और के पा जो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन है, वो भी हिंदू को मुकर्रर करें और उसमें मैं भी रोल प्ले कर सकता हूँ क्योंकि व्हाई नॉट वी शुड टॉक अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट और 1948 में जब जंग लगी थी पहली दफा हिंदुस्तान पाकिस्तान की तो हमारे फाउंडर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने भी एक हिंदू को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाया था और हम इस पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं जैसे लोहे को लोहा काटता है और मैं समझता हूँ ये मोदी की गवर्नमेंट को हम कंडेम भी कर सकते हैं पूरी हाँ। दुनिया में हमें जहाँ भी मौका मिलेगा तो हम जी, उसको तो कंडेम किस तरह करेंगे से और कंडेम यहाँ कर अपने सकते मुल्क हैं? में क्या भी इक़दामात करेंगे। किए जाने चाहिए? डॉक्टर जयपाल साहब ये भी फरमा दीजिएगा ना
क्या इकदामात किए जाने नहीं, चाहिए? क्या ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि मोदी को बिल्कुल। ये छूट मिलती चली जा रही है? हाँ, लाज़मी है, हम इंटरनेशनली उसको हमें विज़िट करना पड़ेगा, दूसरे मुल्कों से हाँ। जो बात करनी पड़ेगी कि और उनको ये इस वाक़या से आगाह करना पड़ेगा क्योंकि दुनिया का कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। लेकिन हमें थोड़ा उस पे उसकी प्लानिंग को बेहतर करना पड़ेगा कि कोई तो वीक पॉइंट है, जो हम कन्विंस नहीं कर पा रहे अपने साथियों को, दोस्तों को या इंटरनेशनल कम्युनिटी को और ये सब किया जा सकता है, मुमकिन है और मैं समझता हूँ, मैं आज भी मज़म्मत करता हूँ, बाद में भी दुनिया में कहीं भी, ना पाकिस्तान में, ना हिंदुस्तान में, ना किसी और मुल्क में, किसी भी मज़हब पे कोई भी नहीं होनी चाहिए और हमारे कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यही बात 1947 में कही थी 11 अगस्त को, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में 48 में ये दी गई कि तमाम शहरी इक्वल हैं और वही बात कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, यू आर फ्री टू गो योर टेंपल, यू आर फ्री टू गो योर मॉस्क एंड नथिंग हैज़ टू डू स्टेट विद द रिलिजन। मैं समझता हूँ ये पॉलिसी तमाम दुनिया में मुल्कों को माननी पड़ेगी और हमारे इमरान खान साहब भी ये हमेशा बात करते हैं कि हमें कश्मीर का मसला भी टेबल पे बैठकर हल करना चाहिए। मैं समझता हूँ इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी बेहतर पॉलिसी बनाकर दुनिया को अपने तरफ आगे भी कर सकते हैं और इंडिया पे प्रेशर भी बना सकते हैं और इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, हल्के हैं, तंजीमें हैं, राइटर हैं जो इनकी मजम्मत करना ठीक चाहते हैं, है, करते भी इंडिया के अंदर रहते भी हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी तंजीमें मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी हैं, दीगर ममालिक में भी हैं, लेकिन सबके यकजा होने की ज़रूरत है, सबके इकट्ठा होने की ज़रूरत है और इकट्ठा होकर जहाँ कोई कमियां कोताहियां हैं उनको दूर किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ये आवाज़ जो है ये दुनिया तक पहुँचे। अच्छा, दुनिया तक आवाज़ पहुँचने की बात हो रही है तो ऐसा नहीं है कि सब लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं जो कुछ भारत के अंदर हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि अक़लियतों के साथ जो नारवा सलूक है उस पर जो अमेरिका कमीशन है बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी, उसने भी भारत को मजहबी आज़ादी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर रेड लिस्ट में डालने की सिफारिश कर दी है। आपको लगता है कि सिफारिश पर अमल दरामद होगा? नहीं देखें अमर दरामद क्योंकि दुनिया में एक दूसरे के वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं कंट्रियों के, लेकिन हम अपने दोस्तों से उसका आवाज बढ़ाएंगे, अपनी यूनाइटेड नेशन में हम आवाज बढ़ाएंगे, तो मैं समझता हूँ आज के दौर में ये नामुमकिन नहीं है कि हम कामयाब ना हो और दुनिया में बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम उन तमाम लेकिन हमें पहुंचने की जरूरत है, हमें पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, कोई तो हमारी वीक पॉइंट है कि हम उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे, इसको हमें बेहतर बनाना पड़ेगा, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है और हम कामयाब हो सकते हैं और हिंदुस्तान के अंदर भी हम आवाज़ अपने दोस्तों से पैदा कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे दोस्त लोग हैं, जो मोदी की इन पॉलिसियों को गलत भी समझते हैं, उनको वो क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, तो मैं समझता इंसाफ हूँ पसंद मुस्तकबिल हैं, में इंसानियत पसंद हैं, ज़ुल्म को पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो बिल्कुल, मोदी सरकार की जानिब से किया जा रहा हो, उनके अपने मुल्क की सरकार की जानिब से किया जा रहा हो, बिल्कुल उन लोगों की आवाज़ भी अगर शामिल हो जाए, तो ये सारी आवाज़ें मिलकर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल, आवाज़ की बिल्कुल, हम शक्ल पोप से भी मिल सकते हैं कि जो क्रिश्चियन के पोप हैं पूरी दुनिया के, उनकी आवाज़ सुनी जाती है, तो उनसे भी मुलाकात की जा सकती है कि वो भी इस पे आवाज़ उठाएँ क्योंकि तमाम लोग क्रिश्चियनों की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है, उनको भी हमें बोलना पड़ेगा कि जब वो भी हमारे साथ खड़ी हो जाएँगी, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बेहतर हो जाएगा और मोदी को मजबूरन अपने पीछे जाना पड़ेगा और पॉलिसी अगर पोप तब्दील इस करनी बारे में कोई बयान दे देते हैं तो फिर तो बड़ा ही बड़ी बेहतर चीज़ हो जाएगी, बड़ी अहम चीज़ हो जाएगी। बहरहाल मेंबर हैं कौमी कमीशन बराए अक़लियत के डॉक्टर जयपाल छाबिया साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना वक्त निकाला, अपना तज्जिया, अपनी राय शेयर की, क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर इन सब चीज़ों को लेकर जो भारत में हो रही हैं मसीह बरादरी के साथ, उस पर अपना राय दे रहे थे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। आगे बढ़ना है प्रोग्राम में अब हमें और बात करनी है जी रूस और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी की। नाज़रीन, दोनों मुल्कों के दरमियान सर्द जंग ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। यूक्रेन की सरहदों पर रूसी फौजियों की बढ़ती तादाद और फौजी मशकों से अमेरिका और मगरबी ममालिक में शदीद तशवीश बढ़ती जा रही है। दोनों जानिब से धमकियों के बाद अमेरिका एक बार फिर रूस से बातचीत पर आमादा हो गया है। ये माजरा क्या है? बातचीत तो पहले भी हुई थी लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला था। क्या ये मुज़ाकरात जो है नतीजा के साबित हो सकते हैं? ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में मौजूद हैं। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर तज्जियाकार मौजूद होंगे, उनकी राय भी लेंगे। यूक्रेन की सरहद पर कशीदगी मामले को ठंडा कैसे किया जाए? अमेरिका और यूरोपीय ममालिक की धमकियों के बाद अमेरिका एक बार फिर रूस से बातचीत करने पर आमादा हो गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से अमेरिकी और यूरोपीय मुल्कों को
खबरदार किया गया था कि अगर मगरिब ने अपना वाज़े तौर पर जारहाना मौक़िफ़ बरकरार रखा तो रूस मुनासिब जवाबी फौजी तकनीकी इक़दाम करने को हक रखता है। उन्होंने अमेरिका और नेटो के सामने मुतालबात पेश करते हुए कहा कि नेटो नए अरकान बनाने से गुरेज करे और न ही साबिक सोवियत ममालिक में फौजी अड्डे कायम करे। रूस ने यूक्रेन में हमले की मंसूबाबंदी की तरतीब करते हुए अमेरिका और नेटो को मुखातिब किया कि अब अपनी सलामती की कानूनी जमानतों का मुतालबा किया है। हम मसाइल को सियासी और सिफारती तरीकों से हल करना चाहते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी रहनुमा ने यूक्रेन के लिए अमरीकी मदद पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात फिर से दोहराए हैं। इस मदद में यूक्रेन की फौजों को तरबियत देना और $2.5 अरब से ज्यादा रकम फराहम करने का वादा शामिल है। अमरीकी हुकाम की जानिब से अब रद्द-ए-अमल सामने आया है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि रूस की जानिब से यूक्रेन की सरहद पर फौजी तैनातियों में इजाफे पर आइंदा माह जनवरी में रूस से बातचीत हो सकती है। ताहम व्हाइट हाउस के सीनियर हुकाम ने सदर पुतिन के बुनियादी मुतालबात पर तबसरा करने से इनकार किया है, जिनमें मशरकी यूरोप में नेटो के तमाम फौजी सरगर्मियों का खात्मा और यूक्रेन को नेटो रुकनियत न देना शामिल हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जिनजाकी ने अपने एक बयान में कहा है कि वैसे तो सिफारती बातचीत पर फिलहाल कोई हतमी इत्तेफाक नहीं हुआ है, मगर अमेरिका ऐसा करने की कोशिश कर रहा है और उनके लिए पुरुम्मीद है। बिल्कुल जी, उम्मीद है मुज़ाकरात जो हैं वो कुछ ना कुछ रंग लेकर आएंगे, लेकिन इससे पहले जो बातचीत हुई थी उसके बारे में भी कुछ ऐसा ही इज़हार ख्याल किया जा रहा था बहुत सारे लोगों की जानिब से जी कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें जो हैं मुस्बत पेशरफ जो है वो हो सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी तक जो कुछ दिखाई दे रही है। सूरत हाल उससे ये पता चलता है। सीनियर तज्ज़ियाकार लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं अतहर काज़मी साहब, उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतहर काज़मी साहब। जी वालेकुम सलाम। अच्छा साहब, बहुत शुक्रिया आज भी आप वक्त निकाल रहे हैं हमारे लिए। अतहर काज़मी साहब, ये जो अमेरिका ने जनवरी में रूस के साथ एक दफ़ा फिर से बातचीत का इंदिया दे दिया है, कहा यह है कि जी यूक्रेन के मामले पर बात की जाएगी, हालात को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, कशीदगी ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। आपको लगता है कि ये जो मुलाकात है, ये जो बातचीत होने जा रही है, इससे वाक़तन कशीदगी को कम करने के लिए कोई ना कोई हमें उम्मीद रखनी चाहिए? क्योंकि मुज़ाकरात तो पहले भी हुए हैं, वीडियो लिंक पर बात तो पहले भी हुई है। देखिए, अभी अगर आप मगरिब में तज्जियाकारों की बात सुने, डिप्लोमेट से बात करें, तो वो ये कह रहे हैं कि सारी सूरत हाल के अंदर सिर्फ एक चीज पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव चीज ये है कि दोनों फरीक जो हैं वो बात करने के ऊपर राजी हैं। वो कह रहे हैं कि जी हम बातचीत करेंगे। तो वो ये समझते हैं कि जब तक ये विंडो खुली हुई है बातचीत की, तो इससे कोई ना कोई हल निकल सकता है। जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया कि पहले भी सदर बाइडेन की और सदर पुतिन की वर्चुअल मीटिंग हुई, काफी डिटेल उन्होंने बातचीत की। अब इसके अंदर जो नई चीज है, नई चीज ये है कि इसी हवाले से सदर पुतिन ने जो चीन के सदर हैं उनके साथ भी एक मीटिंग की, जहां पे दीगर बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई। वहां पे यूक्रेन का मामला और नेटो के साथ और अमेरिका के साथ इस वक्त जो रूस के मामला चल रहे हैं वो चीजें भी डिस्कस हुई। तो अमेरिका को भी इस चीज का इदराक है कि सदर पुतिन ने बात की है चीन के साथ, और दोनों ममालिक ने एक तरह से जो स्टेटमेंट जारी की उसके अंदर कहा गया कि दोनों ममालिक बहुत सारी चीजों के अंदर ताउन करेंगे, सिक्योरिटी के मामलात में भी। तो मेरे ख्याल में एक वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से अब मगरिब दोबारा ये कह रहा है कि हम सदर पुतिन से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। ठीक है, अच्छा, दोबारा बातचीत तो की जाएगी, लेकिन एक और रूस जो मुतालिबा करता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये है कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन के साथ ना नए नेटो इत्तेहाद बनाए, ना ही फौजी अड्डे कायम करे, लेकिन दूसरी जानिब अमेरिका ने इन सारी बातों का जवाब ये दिया है कि ठीक है जी, जनवरी में बातचीत करते हैं। आपको लगता है कि ये जो मुतालिबात रखे गए हैं दो, ये माने जा सकते हैं अमेरिका की जानिब से? और अगर नहीं माने जाते हैं, क्योंकि अभी तक अमेरिका ने कोई तबसरा तो किया नहीं है इन मुतालिबात के ऊपर, अगर नहीं माने जाते अमेरिका की जानिब से मुतालिबात नहीं तस्लीम किए जाते, तो फिर मामलात किस सम्त में जाते हुए देख रहे हैं आप अतहर साहब? देखिए, रूस का ये कहना है कि कोई भी चीज हो रही है वो हमारे बॉर्डर पे हो रही है या हमारे पानियों में हो रही है। हम अमेरिका के पास नहीं गए, हम नेटो के पास नहीं आए, तो आप उठ के हमारे इलाके में क्यों आ रहे? सदर पुतिन के जो करीबी हल्के हैं, अगर आप क्रेमलिन के लोगों की बातें सुने, उनका रशियन मीडिया देखें, तो सदर पुतिन जो इस हवाले से कंफ्यूजन है ना,
वो उसको पसंद कर रहे हैं, इसलिए कि मगरिब को भी पता नहीं है कि सदर पुतिन क्या करेंगे। कोई ये कहता है कि वो 1 लाख फौजी लेके आ गए हैं, तो हो सकता है हमला कर दें। वो हमला करेंगे या नहीं करेंगे, उनका रिस्पॉन्स क्या होगा? तो ये जो एक तरह से इब्हाम है, उसको एडवांटेज के तौर पे यूज़ कर रहे हैं सदर पुतिन, और इसी वजह से वो बार-बार इस तरह के मुतालबात कर रहे हैं कि आप ये ना करें, आप वो ना करें। अब आगे से अमेरिका का जवाब क्यों नहीं आ रहा? जवाब इसीलिए नहीं आ रहा कि उनको अभी पता नहीं कि इन्होंने करना क्या है। इसलिए कि पहले जो इंटेलिजेंस थी, उसके मुताबिक अमेरिकी इदारे और अमेरिकी हुकाम ये दावा करते रहे कि हो सकता है कि जनवरी के महीने में सदर पुतिन यूक्रेन के ऊपर कोई हमला कर दे। तो इसी वजह से हमें आगे जवाब सुनने को नहीं मिल रहा। लेकिन जिस मीटिंग का मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि चीन के सदर और रूस के सदर ने ये कहा कि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर और हमारे मामलात के अंदर जिस किस्म की दखल अंदाजी की जाती है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल में नेटो का बिल्कुल रूस के डोर स्टेप के ऊपर आना, वो रूस को काबिल कबूल नहीं होगा, और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने ट्रूप्स भी मोबिलाइज किए हैं और वो खुल के इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक जानिब जैसे अभी खुद भी आप फरमा रहे थे कि रूस की जानिब से तो बारहा कहा गया है कि जी मैं तो यूक्रेन पे हमला करने ही नहीं वाला हूँ। फ़ौजी मशक़ें जारी हैं, जो भी मामलात जारी हैं वो अपनी जगह। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं, इस हमले की तरदीद के बावजूद नेटो अफ़वाज की सरगर्मियाँ जो हैं वो रूस की सरहद पर बढ़ती जा रही हैं। ऐसा क्या है अतर साहब यूक्रेन के अंदर, ऐसे क्या मफ़ादात जुड़े हैं मगरबी दुनिया के जो इतने शदीद इक़दामात किए जा रहे हैं इस हमले को रोकने के लिए यूक्रेन पर? देखिए, ये वही सिलसिला है जो आपको नज़र आता है इंडिया के और चाइना के मामले में। हुँ। इंडिया के साथ जो मगरिब की ताल्लुकात में इज़ाफ़ा हो रहा है, उसको मिलिट्री सपोर्ट दी जा रही है, बहुत सारे उनके साथ मुआहदे किए जा रहे हैं, क्वाड के अंदर इंडिया को शामिल किया जा रहा है। दीगर जो खित्ते के ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दीगर जो ममालिक हैं, उनके साथ एक नया मुआहदा किया गया है, उसमें बरतानिया भी शामिल है। उसका मकसद है कि जी चाइना को हमने कंट्रोल करना है, कंटेन करना है चाइना को। इसी तरह वो ये समझते हैं कि रशिया को अगर हमने कंटेन करना है, तो बिल्कुल रशिया के डोर स्टेप के ऊपर हमारे पास इस किस्म के चीज़ें होनी चाहिए, इस किस्म की सहूलतें होनी चाहिए कि हम रशिया को इधर ही कंटेन कर सकें और रशिया अपने खित्ते के अंदर एक तरह से बॉग डाउन हो जाए। तो यही वजह है कि वो चाहते हैं कि बिल्कुल रशिया के बॉर्डर के ऊपर यूक्रेन के अंदर अड्डे हों, यूक्रेन के अंदर इस किस्म के सिस्टम नस्ब किए जाएँ। आपको पता है कि एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी बात होती है, शील्ड की बात होती है, जो वो यूरोप के अंदर नस्ब करना चाहते हैं। उस हवाले से भी रूस को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये वो सारी वजह है। रूस और चीन का कहना ये है कि आप हमारे इलाकों में आके जिस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जिस किस्म की चीज़ों को आप हवा दे रहे हैं, बुनियादी तौर पे उसका मकसद ये है कि ये दोनों जो ममालिक हैं, ये जितनी मर्ज़ी तरक्की कर लें, जितने मर्ज़ी ये ताकतवर हो जाएँ, ये अपने खित्ते से बाहर ना निकल सकें, अमेरिका तक इनकी पहुँच ना हो सके, अपने खित्ते के अंदर ये एक तरह से मसरूफ़ रहें। उलझे रहें, तो ये एक बहुत उलझे बड़ी रहें। वजह है जिसकी जिसकी रूस को, जिसे आप कह सकते हैं, प्रॉब्लम है। ठीक है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि जब भी हम रूस की बात करते हैं, यूक्रेन के साथ उसके ताल्लुकात की बात करते हैं, तो ये तो 2014 में ही क्रीमिया पर जब रूसी इत्तेहादियों के कब्ज़े के बाद से हमने सिचुएशन देखी थी, तो बहुत ज़्यादा दोनों के दरमियान कशीदगी पाई जाती है। अच्छा, इस जंग के दौरान साहब ये भी हुआ था कि तकरीबन 13,000 से ज़ायद लोगों की जानें चली गई थी ना, लेकिन अभी जो हालात दिखाई दे रहे हैं, बेशक रूस इसकी तरदीद करता रहे, कुछ भी कहता रहे, लेकिन हालात यही दिखाई दे रहे हैं कि जंग की तरफ ये जा सकते हैं। खुदा न खास्ता, पहले तो इसका जवाब भी दे दीजिएगा कि जंग हो सकती है, नहीं हो सकती है। खुदा न खास्ता अगर रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है तो कितनी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है ये हमला, क्या शक्ल, क्या रुख इख्तियार कर सकती है ये कशीदगी, और क्या फिर ये जंग जो है ये तीसरी आलमी जंग में बदल सकती है? हालात इतने बदतर हो सकते हैं इसके बाद? देखें, जहां तक रूस का ताल्लुक है, अगर वो 1 लाख 1.5 लाख फौज कह रहे हैं लेके बॉर्डर के ऊपर आया हुआ है, जब इस तरह के हालात होते हैं, उसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सम टाइम जो इवेंट्स होते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं रहते। हो सकता है कि मुकामी सतह के ऊपर कोई ऐसी बात हो जाए बॉर्डर के ऊपर और झड़प शुरू हो जाए, एक चीज दूसरी चीज को लीड करे, तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल होती है, और यही वजह है कि अमेरिका को भी परेशानी और मगरिब को भी परेशानी है। जहां तक अब जंग का ताल्लुक है, अगर जंग हो गई तो इसमें कितने बड़े पैमाने के ऊपर नुकसान हो सकता है। हुँ। अगर आप इस पिछले कुछ हफ्ते के दौरान आप देखें कि जो रूस के हुकाम हैं, उनके जो बयानात आप सुन लें, रूस के एक आला ऑफिशियल ने कहा कि हम मजबूर हो रहे हैं कि हम शॉर्ट रेंज के न्यूक्लियर मिसाइल नस्ब कर दें। हुँ। अब खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह की बात होती है, तो उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें किस तरफ जा सकती हैं। लेकिन कितनी सीरियस
एट द सेम टाइम अगर बड़े पैमाने के ऊपर जंग होगी तो उसमें रूस का भी नुकसान है, उसमें मगरिब का भी नुकसान है, उसमें अमेरिका का भी नुकसान है। इस वक्त जो बुनियादी तौर पे जंग हो रही है, वो जो या जंग की जो पोस्चरिंग हो रही है, वो बेसिकली एक तरह से आपने अपनी धाक बैठानी है और ये दिखाना है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े पैमाने के ऊपर जंग होगी या कोई इससे तीसरी आलमी जंग होगी, इसलिए कि अभी जो मेन जंग है वो मौशी जंग है और पूरी दुनिया को एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से कि हम अभी भी सुपर पावर हैं, और दूसरी जानिब आपको एक नया ब्लॉक इमर्ज होता हुआ नजर आता है चीन और रूस की शक्ल में, उसमें दीगर ममालिक भी हैं। तो बेसिकली हर कोई अपने अपने, जिस तरह आप कह सकते हैं, प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहा है कि हम ज्यादा ताकतवर हैं, हमारे ब्लॉक में आ जाओ। अमेरिका कह रहा है नहीं, मैं अभी भी ताकतवर हूं, मैं अभी भी सुपर पावर हूं। तो ये उस चीज की जंग है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़े पैमाने के ऊपर फौजों की जंग होगी। ठीक है, अभी ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये जो सिचुएशन हो रही है, इसके ज़रिए पावर दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपको नहीं लगता है कि जंग के ज़रिए किसी को कोई ताकत दिखाने की ज़रूरत पेश आएगी? बहरहाल अतहर काज़मी साहब, लंदन से आप मौजूद थे हमारे साथ बराह रास्त। हमें अंदाज़ा है आपके लिए अपनी मसरूफियात के बायस बाज़ों का टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर भी आप हमारी रिक्वेस्ट पर मौजूद रहते हैं, अपना तज्ज़िया शेयर करते हैं। इसके लिए बहुत शुक्रिया अतहर काज़मी साहब, आपके वक्त के लिए, आपके तज्ज़िये के लिए। अतहर काज़मी साहब से हम बात कर रहे थे बात कर रहे थे रूस और यूक्रेन के हवाले से, और ख़ासतौर पर इस पर जो अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अब जो बातचीत होने जा रही है जनवरी में, जिसका इंदिया दिया गया है अमेरिका की जानिब से, उसको लेकर। लेकिन प्रोग्राम में अभी हमें बात करनी है जी क्रिप्टो करेंसी की। आपको बताएं कि जो क्रिप्टो करेंसी है, इसको लेकर पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा बात होने लग गई है। क्यों होने लग गई है? इसलिए होने लग गई है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इंकिशाफ ये किया है कि पाकिस्तानियों के पास 20 अरब डॉलर्स की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। ये जो तहकीक है, ये भी FPCCI की जानिब से ही की गई है और तजवीज़ भी दी गई है कि एक जामे पॉलिसी वज़ा की जाए ताकि लोग दुबई के बजाय पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी को कैश करा सकें। अब ये क्रिप्टो करेंसी है क्या और मार्केट में इसका कितना हजम है, पाकिस्तान में इसकी क्या अहमियत है, जिन लोगों के पास ये करेंसी होने का कहा जा रहा है, अब उनको किस तरह से इस बात पर आमादा किया जा सकता है जो तजवीज़ दी गई है, ये सारा मामला क्या है? पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है जो दरअसल आपके अपने पैसे होते हैं और उन्हें डिजिटल दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल करना मुमकिन है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरह अकाउंट बनाकर अपनी शख्सियत को लोगों के साथ शेयर करते हैं, उसी तरह ही डिजिटल दुनिया में पैसे क्रिप्टो करेंसी के तौर पर सामने आए हैं। क्रिप्टो करेंसी एक अनदेखी करेंसी है जो डिजिटल दुनिया में काबिले अमल होती है। क्रिप्टो करेंसी को 2009 में मुतारिफ कराया गया। जिस तरह आप अपने पैसों को बटुए में रखते हैं ताकि महफूज रहें, बिल्कुल इसी तरह क्रिप्टो करेंसी को भी ऑनलाइन बटुओं में रखा जाता है। क्रिप्टो करेंसी ऑनलाइन बिजनेस के फरोग में इस्तेमाल हो रही है। सार्फिन क्रिप्टो करेंसी को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के जरिए पैसों में खुद ही तब्दील कर सकते हैं और दुनिया के बहुत से मुल्कों में इसका इस्तेमाल हो रहा है और इससे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल में क्रिप्टो करेंसी की मार्केट का हुजम तकरीबन 2 खरब अमेरिकी डॉलर्स तक पहुंच चुका है और तमाम तर पाबंदियों और निगरानियों से कता नजर क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में वुसअत आती जा रही है। क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी मुल्क, कंपनी या मरकजी बैंक का कंट्रोल नहीं है। मरकजियत कम करने के नजरिए पर अमल पैरा क्रिप्टो करेंसी में खरीदो फरोख्त में किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं होती और कोई इदारा इसकी तस्दीक भी नहीं करता। कंप्यूटर्स की एक बहुत बड़े नेटवर्क की मदद से रकम की मुंतकिली से मुतालिक मालूमात की हिफाजत की खुफिया निगरानी की जाती है। इस निज़ाम में लाखों डॉलर्स गर्दिश कर रहे होते हैं और इस अमल पर नजर रखना हुकूमतों, मरकजी बैंकों और रेगुलेटरी इदारों के लिए तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। नाकिदीन के बरक्स एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों को भी है जो क्रिप्टो करेंसी को फरोग देने के लिए कोशां हैं और उन्हें यकीन है कि उनकी तहरीक का खात्मा नहीं होगा। ये मार्केट सियासत, इक्तिसादियात और मालियात की दुनिया को हिला कर रख देगी।
बिल्कुल जी, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। नासिर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर हैं FPCCI के। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं इस बारे में। नासिर हयात साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं। नासिर साहब, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जब हम बात करते हैं, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता एक साल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी की मार्केट का हजम जो है वो तकरीबन 2 खरब अमरीकी डॉलर्स तक पहुँच चुका है। तमाम तर पाबंदियाँ अपनी जगह, निगरानियाँ अपनी जगह, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में वुसअत आती जा रही है। पाकिस्तानी मार्केट की जब हम बात करते हैं तो नासिर साहब ये फरमा दीजिएगा कि इसको किस तरह से वुसअत देना मुमकिन है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर? देखिए, इसकी रेगुलेशन सही है, क्योंकि ये हमारे यहाँ इस वक्त इलीगल है। जैसे दुबई में रेगुलेशन बनाए हुए हैं और मुल्कों में रेगुलेशन बनाए हुए हैं, आप रेगुलेट करें तो आपको पैसे भी मिलेंगे और बिजनेस भी वसी होगा, क्योंकि रोक तो सकती नहीं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा, किसी गवर्नमेंट के पास सिस्टम नहीं है कि जहाँ जाके इसको रोक सके। तो सिंपल बात यह है कि इसके रेगुलेशन बनाए और उसमें भले ही डाल सकते हैं कि जो आदमी इलीगल कोई मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा हो, कोई ड्रग का पैसा हो, वो उसको कैश नहीं कर सकता या इस्तेमाल नहीं कर सकता। बस उसके बाद रेगुलेशन बनाएंगे तो ऑटोमेटिक चीजें मार्केट रेगुलेट करने की बात है। ठीक है। अच्छा, आपने FPCCI के सदर होने की हैसियत से इंकिशाफ किया है कि पाकिस्तानियों के पास $20 बिलियन मालियत की क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। क्या पाकिस्तानियों के पास वाकई इतनी बड़ी मालियत की करेंसी है और ये करेंसी कैसे हासिल की गई है? क्या डेटा आपके पास ऐसा आया है, क्या इन्फॉर्मेशन आई है जिसकी बेस पे ये सारी खबरें आपकी जानिब से सामने लाई गई? देखिए, जब ये क्रिप्टो शुरू हुई थी तो उसकी कीमत $10, $100, $1000 प्राइस से बढ़ती रही। तो कई लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, जैसे $1000 का लिया, 50,000 का हो गया। अब वो चाहते हैं कि इसको हम कहीं कैश कराएं, क्योंकि स्पेकुलेशन का बिजनेस आज 50,000 आया, कल फिर 10,000 में हो जाए, कल फिर कहीं 10,000 में हो जाए। तो इस तरह इसकी जो भी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हुई वो बहुत सस्ते टाइमों पर हुई, जब ये लॉन्च हुई थी या उससे कुछ अर्से बाद हुई थी। तो इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हो गए। पाकिस्तान का नंबर 3 है एडॉप्टेशन जो इंडेक्स है, तो मतलब जो लोग इसकी तरफ माइल हो रहे हैं दुनिया में क्रिप्टो की तरफ, पाकिस्तान का नंबर 3 है इसमें। अच्छा, ठीक है, आपकी जानिब से $20 बिलियन बताए गए हैं, ये तो एक बहुत बड़ी रकम बनती है ना नासिर साहब? तो ये जो इतनी बड़ी रकम पाकिस्तानियों के पास मौजूद है, लोग इस करेंसी को कैश किस तरह से करवा रहे हैं? क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ता है? क्या तरीक़ाकार पाकिस्तान में अपनाया जा रहा है इसके लिए? देखिए, ये तो बैंक रेगुलेशन बनाएगी, अपना गवर्नमेंट रेगुलेशन बनाएगी सेंट्रल बैंक के साथ बैठ के, और जिसको भी अपनी करेंसी यहाँ लानी है वो ले आएगा, क्योंकि इसका तो इंटरनेशनल ट्रेड होता है। वो कहीं भी इसको अगर बेचेगा और अकाउंट नंबर पाकिस्तान का देगा, पैसे पाकिस्तान आ जाएंगे। इसको रेगुलेट करें, बस रेगुलेट करके अलाउ करें। जैसे देखिए, जब यहाँ अलाउ नहीं करेंगे तो दुनिया में कहीं और वो कैश करा लेंगे। काम तो नहीं रुकता ना, काम तो चल रहा है ना। कई लोग ऐसे हैं जो दुबई में जाके कैश करा लेते हैं। रेगुलेशन तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बनानी है ना। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को $1 अरब की इतनी तगदो करनी पड़ती है, तो यहाँ पे इतने पैसे हैं। एक टीवी में से क्वेश्चन हुआ था कि वाकई ये महंगा चले, आप 20 को छोड़े 5 कर ले, 5 तो ले, 4 तो ले, 3 तो ले, कुछ इसका आए तो सही। इसी बात पे डिस्प्यूट बना के बैठेंगे 20 है कि 21 है कि 25 है। हालांकि दुनिया की रिसर्च कहती है कि 20 मिलियन है, लेकिन आप इसी पॉइंट पे अगर कहते रहे 20 है कि 10 है कि 5 है, इरेलेवेंट बात है ना। पॉइंट तो ये है जो है, उसको कैश करें, रेगुलेट करें तो खुद सब चीज सामने आ जाएगी। ठीक है, रेगुलेट कर दिया जाना चाहिए, लेकिन आप ये फरमा दीजिए कि अगर पाकिस्तान में इस करेंसी को कैश करवाने का कोई कानून सामने आ जाता है, जिस तरह से आप ये तजवीज़ अभी सामने रख रहे हैं, तो इसकी पाकिस्तानी मईशत पर फिर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल जो है वो महफूज है? इससे करप्शन की रोकथाम भी मुमकिन है? क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे पास इस तरह की भी सामने आई कि करप्शन को भी रोका जा सकता है अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो। देखिए, बात यह है कि ये तो इलेक्ट्रॉनिक मनी है, इसका तो हर चीज इलेक्ट्रॉनिक है। इसका कोई लेन देन बगैर अकाउंट में सारे पैसे आते हैं, सब चीज अकाउंट टू अकाउंट होती है, तो इसमें करप्शन का इम्कान बगैर तो नहीं है। बाकी जनरली भी दुनिया में जो भी लॉ बनता है, कहीं ना कहीं इसमें जो है लोग लॉ को तोड़ने वाले होते हैं, लेकिन उसके लिए ये नहीं होता कि जो 90% या 95% मामला लोग ठीक काम करते हैं उसको रेगुलेट ना किया जाए। और ये जो इतनी करेंसी का अमाउंट है, ये तो इवन चाइना में भी रिपोर्ट हुआ है और इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अफसोस की बात यह है, अभी तक किसी गवर्नमेंट ने, किसी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, कोई लोगों ने इसको सीरियस नहीं लिया। $1 बिलियन के पीछे IMF जाते हैं, जब इतनी बड़ी रकम का इंकशाफ एक पॉलिसी पेपर में हुआ है,
सब कुछ हुआ है तो सबसे पहले तो उनको चाहिए अर्जेंट मीटिंग कॉल करें कि भाई ये पैसे हम कैसे लेके आए पाकिस्तान और इसको इकोनॉमी में कैसे डाले, अपने रिजर्व कैसे बढ़े। ठीक है जी, तजावीज़ आपकी पहुंच गई हैं। कितनी बड़ी तादाद में, कितनी बड़ी मालियत ये मौजूद है क्रिप्टो करेंसी की पाकिस्तानियों के पास, और अगर कोई कानून ले आया जाता है तो उसके क्या असरात हो सकते हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी मैशत पर आप बात कर रहे थे। सदर हैं आप FPCCI के नासिर हयात साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, आपकी गुफ्तगू के लिए। अच्छा जी, अब हमें प्रोग्राम में कुछ बात करनी है बड़े अरसे के बाद बच्चों के हवाले से। कौन नहीं जानता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वालिदैन को तिगनी का नाच नचाते रहते हैं। पेरेंट्स को हर वक्त फिक्र लगी रहती है बच्चे कहीं खुद को चोट ना लगा दें, कोई नुकसान ना पहुंचा लें, किसी और को नुकसान ना पहुंचा दें। लेकिन जी, अमेरिकी रियासत है ओक्लाहोमा, जहां से ताल्लुक़ रखने वाले 11 साला बच्चे ने अपनी उम्र से बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। इस बच्चे ने एक ही दिन में 2 कीमती जानें बचाई हैं और इस तरह से ये हीरो बनकर दुनिया के सामने आया है। डेवेन नामी बच्चा है ये, इसने पहले अपने स्कूल के साथी की जान बचाई और रिपोर्ट के मुताबिक इसका जो हम जमात था उसने मुंह से बोतल का ढक्कन खोलने की कोशिश की। ढक्कन जो था वो इस बच्चे के गले में फंस गया। जेवन ने अपने ज़हीन होने का मुजाहरा किया और बच्चे के गले से ढक्कन निकालकर उसकी जान बचा ली। जबकि उसी दिन चंद घंटों के वक्फे से इस बच्चे ने एक माजूर खातून की जान बचाई जो कि घर में लगने वाली आग के बायस मुश्किलात का शिकार थी, उसे महफूज मकाम तक पहुँचाया। बच्चे की बहादुरी को देखते हुए जेवन को मकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से एक सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। इस सर्टिफिकेट में जेवन को पुलिस और शेरिफ के महकमों का एजाजी रुकन भी नामजद किया गया है। स्कूल प्रिंसिपल के मुताबिक हमेशा से ये जो बच्चा है इसे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन बनने का शौक़ रहा है और इस कारनामे के ज़रिए उसने अपनी ख्वाहिश को अमली जामा पहनाया है। इनकी जो वालिदा हैं, इस बच्चे की जो बच्चा हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी इस कारनामे पर जैसे हर माँ होती है खुश, बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये मुआशरे के लिए एक अहम कारनामा उसको करार दे रही हैं। यकीनन ये है न सिर्फ अमरीकी मुआशरे के लिए बल्कि बहुत सारे पेरेंट्स के लिए एक मिसाल भी है जो बहुत बार हम अपने बच्चों को कह रहे होते हैं ये ना करो वो ना करो। बहुत सारे शौक़ जो होते हैं उनको हम रोक लेते हैं, रोकना नहीं चाहिए, बच्चों को सीखने का मौका देना चाहिए। हाँ, निगरानी ज़रूर बच्चों की जानी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अभी तो हम एक बच्चे की बात करें ना, जो एक फैमिली के अंदर ऐसा बच्चा होता है जो बहुत शरीर होता है, जो माँ बाप का जीना जो है वो 2 भर के रखता है। लेकिन सोचिए जिन लोगों के पास जुड़वा बच्चे होते होंगे, 2 एक जैसे बच्चे होते हैं, उनको पालना भी कोई आसान काम नहीं है। लेकिन अगर किसी के यके बाद दिगरे 3 जुड़वा बच्चे पैदा हो जाएं तो इंसान की ज़िंदगी कितनी मुश्किलात का शिकार हो जाती है। ये जानने के लिए हम शुमाली अमेरिका का रुख करते हैं, जहाँ एक जोड़े पर कुदरत इतनी मेहरबान हुई कि 4 साल के अरसे में 3 बार जुड़वा बच्चों की पैदाइश इनके यहाँ हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस खबर ने उस वक्त लोगों की तवज्जो हासिल कर ली जब जोड़े के घर 4 साल के दौरान 3 मरतबा जुड़वा बच्चे पैदा हुए। अब बताया जा रहा है कि जो खातून है मैक आर्थर, इनके यहाँ अपने ख़ानदान का आगाज़ 7 साल कबल बेटी की पैदाइश से हुआ। उसके बाद बेटी ने दुनिया में आंख खोली, जबकि 2017 में पहली बार जुड़वा बच्चों की पैदाइश के बाद मई 2019 में दूसरा जुड़ा पैदा हुआ, जबकि इस साल 29 नवंबर को ये जो मैक आर्थर हैं तीसरी बार जुड़वा बच्चों की माँ बनी हैं। अपनी कहानी सुनाते हुए ये कहती हैं कि उनका ख़ानदान हर बार जुड़वा बच्चों की खबर सुनकर हैरत मुब्तला हो जाता है, लेकिन तिबी माहिरीन ने उन्हें यकीन दिलाया है कि उनकी सेहत इस काबिल है कि वो इन बच्चों को जन्म दे सकती हैं। अब ये जो खातून है ये 8 बच्चों की माँ बन चुकी हैं। उनका कहना यह है कि अब उन्हें सोने के लिए कोई वक्त नहीं मिलता है, उनकी ज़िंदगी सिर्फ बच्चों के गिर्द घूमती रहती है। लेकिन जब बच्चों को हंसता खेलता देखती हैं तो अपनी सारी थकान भूल जाती हैं। माँ की इन्हीं कुर्बानियों और बेलौस खिदमत की वजह से कुदरत ने भी माँ के पैरों तले जन्नत रखी है। बहरहाल जी, बच्चे शरारती जो होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एक ही 8 और 10 बच्चों के बराबर होते हैं। मेरे घर में भी ऐसा एक बच्चा मौजूद है। बहरहाल जी, आज का प्रोग्राम जो है उसका वक्त ख़त्म हो रहा है। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।